वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ, तो एक नए टॉपिक के साथ। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा था कि भाई बहरीन के से आगे आप मूव कर सकते हैं या उसका क्या प्रोसेस है, और किस तरह आगे बहरीन से किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी मतलब एक तरह का आप कह लें कि ईजी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। ईजी इस तरह है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका वीज़ा का मतलब स्टेटस अच्छा है, तो फिर तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ से। बल्कि यहाँ से नहीं, आप कह सकते हैं कि गल्फ़ कंट्री की किसी भी गल्फ़ कंट्री से आपका इजीली वीज़ा लग जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो आपके पास हो वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा ऐसा हो कि अगर आप कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं तो वो किसी अच्छा स्टेटस हो आपका, कम से कम आपका मैनेजर या सुपरवाइज़र का हो, तो फिर तो आप ये है कि इजीली एलिजिबल हैं, आप खुद से अप्लाई कर दें। मतलब यहाँ पे काफ़ी बहरीन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एजेंट ऐसे हैं जो आपकी फ़ाइल बनाते हैं, आपको अप्लाई करवाते हैं। बाकी अगर उसके बाद आपकी किस्मत होती है कि आपका वीज़ा लग जाए या ना लगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था ये 2019 का था। तो मैंने अप्लाई किया था, मेरा रिफ्यूज़ल लग गई। तो उस टाइम मेरा था एक वर्क वीज़ा था। तो वो एक फर्नीचर शॉप की वर्कशॉप थी, तो उसमें एक सेल्समैन का वीज़ा था। तो अगर आपने भी अप्लाई करवाना है तो सबसे पहले तो मैं कोई एजेंट नहीं है या अप्लाई करवाता हूँ, मैं जस्ट आपको एक वीडियो से आपको कोई बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं, या मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया था एक तुर्की का वीज़ा, तो वो मुझे मिल गया था। तो वहाँ से मैंने ट्रैवल भी किया था, लेकिन उसके लिए मैंने अपना वीज़ा जो इन्वेस्टर लगवाया था। तो इन्वेस्टर वीज़े का एक तो बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपकी कोई सैलरी स्लिप नहीं होती है, या कोई भी आपका वो एक कंपनी से जो लेटर लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, आपको वो नहीं लेना पड़ता। फिर वो आपको सैलरी स्लिप नहीं देनी पड़ती। फिर बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो जस्ट आपकी एक बैंक सेविंग जो होती है ना, आप वो भी शो करवाते हैं, तो उसके ऊपर भी इतना वो चेकिंग नहीं होती है कि आपका कितना बैलेंस है। एक तो इन्वेस्टर वीज़े का ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप एक कंपनी का वीज़ा है, कंपनी की सैलरी जो आती है आपके बैंक अकाउंट में आती है, कम से कम आपकी जो सैलरी है 300 से 400 दिनार तक कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद आप मतलब आपके पास जो कंपनी है आपकी या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर तो वो आपको लेटर लेती हैं नो ऑब्जेक्शन लेटर, वो लाजम ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए। और जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आपके कम से कम आपकी जो सेविंग हो, आपकी सैलरी मंथली आ रही हो उसके अंदर, और आपकी जो सेविंग हो, तो 3,000 से 2,000 तक, 2,000 दिनार तक, कम से कम भी 2 से 3 हज़ार दिनार तक आपकी सेविंग होगी उसके अंदर। तो फिर ये है कि आपको इजीली वीज़ा किसी भी कंट्री का मिल सकता है। लेकिन ये एक मतलब कम से कम है, उससे जितना आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तो वो मिलेगा। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेती हैं, कुछ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो ये है कि आप 3 मंथ की भी बना लें तो ये है। और बाकी जो नए बंदे आ रहे हैं, जैसा कि एक बंदे ने अभी वीज़ा लिया है, उसने पाकिस्तान से ये सोचा है, या जिस कंट्री से अब आ रहे हैं आपने ये सोचा है कि मैं अभी जाता हूँ 2-3 महीने रहता हूँ, फिर आगे दूसरी कंट्री में मूव कर लूँगा। तो ये इतना इजी नहीं है। ये है कि आप 2 महीने 3 महीने रहते हैं, आपको वो फाइल के अंदर बताना पड़ता है कि मुझे कितने साल यहाँ पे हो गए हैं। तो मुझे तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए थे जब मैंने अप्लाई किया था एक तुर्की का वीज़ा के लिए। तो तुर्की का वीज़ा के लिए मेरी एक तो इन्वेस्टर वीज़ा था, और जब मैंने फ़ाइल अपनी जमा करवाई थी, अच्छा कितने पैसे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब नॉर्मल जो पैसे लेते हैं यहाँ पे एजेंट वगैरह। तो फिर जब मैंने अप्लाई करवाया, खुद गया था तुर्किश एम्बेसी के अंदर, तो वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल दी उनको।
तो फाइल उन्होंने रख ली। फिर उन्होंने 1-2 दिन के बाद कॉल भी की थी, मुझे कॉल की चेक वेरीफाई करने के लिए, और फिर मेरा जो इन पार्टनर था उसको भी कॉल आई थी वेरीफाई करने के लिए, ये आपका पार्टनर है। तो ये इस तरह का मतलब होता है काफ़ी चांस। तो एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, दूसरा एनओसी लेटर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट कम से कम 4-5 हज़ार, नहीं तो कम से कम 2,000 दिनार तक तो होनी चाहिए। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा। तो मुख्तलिफ रेट हैं यहाँ पे बहरीन के अंदर, दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर। काफ़ी बंदे आजकल यानी कि एक समझो कि हर गली में एक बंदा बैठा हुआ है यूरोप 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 के लिए या किसी भी कंट्री के लिए आगे मूव होने के लिए फ़ाइल बना देंगे। कुछ बंदे 30 दिनार भी ले रहे हैं, कुछ बंदे 50 दिनार भी ले रहे हैं, कुछ 100 दिनार भी ले रहे हैं, कुछ 200 दिनार भी ले रहे हैं, जस्ट एक फ़ाइल बनाने का। फ़ाइल में उन्होंने क्या बनाना है कि उन्होंने जो भी अपनी तरफ से फ़ाइल में लिखना है या करना है सब कुछ, और उसके बाद आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसके अलहदा से उन्होंने पैसे लेने हैं। और कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले ऐसे होते हैं जो उसके अंदर ही आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बना देते हैं। तो मैंने खुद करवाई थी, वो 10 दिनार की ट्रैवल इंश्योरेंस थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाकी जो टिकट होती है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डमी बनाते हैं, तो कन्फर्म वाली, तो होटल बुकिंग होती है। तो फिर आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपने यहाँ बहरीन के अंदर से अप्लाई करना है तो आपको विजिट वीज़ा ही मिलता है किसी भी कंट्री का, या आजकल हर बंदा, आप टिकटॉक पे देख लें या यूट्यूब पे देख लें, काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो वर्क परमिट के हिसाब से जो वीज़े सेल कर रहे हैं, वर्क वीज़ा किसी भी कंट्री का, पोलैंड का या जिधर का भी। तो वो भी आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं एक वर्क वीज़े वाले के पास भी गया था। तो उसने मुझे कहा कि आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, एक कंट्री का वो बता रहा था। तो टोटल उसकी फ़ीस कितनी थी, टोटल मुझे देना पड़ेगा 1200 दिनार देना था मुझे। अच्छा, 100 दिनार मुझे पहले फर्स्ट टाइम देना था जब मेरी फ़ाइल स्टार्ट होनी थी, 100 दिनार पहले देना था। फिर जब उन्होंने मेरी फ़ाइल बना के ओके कर देनी थी, फिर उन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना था मेरा, तो वो उन्होंने कहा था कि आपके लिए ना तकरीबन 400 दिनार है, आपने वो पे करना है, तो फिर हम आपका वर्क परमिट ख़रीदेंगे, मतलब जो लेंगे। अच्छा, वो 400 दिनार दे दिया। उसके बाद आपने 500 दिनार देना है। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो फिर आपने मतलब वो सब कुछ रेडी करवा के हम केस फाइल करेंगे, फिर वकील से बात करेंगे, ये सारा कुछ करके उसके बाद जब आपके सब कुछ रेडी हो जाएगा, फिर हमने आपकी एक फ़ाइल रेडी करा के आपको ट्रैवल मतलब एम्बेसी के अंदर भेजना है। तो आपने फ़ाइल वहाँ पे जमा करवानी है, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, वीज़ा लगने के बाद क्या था कि अगर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता, ये आपके पैसे चले जाने थे। और लास्ट में आपने हमको कितना देना था, 200 दिनार। तो ये है कि 200 या 300 जितना बचता है अगर आपका वीज़ा लगता है। अगर वीज़ा नहीं लगता है तो ये सारे पैसे आपके मतलब ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये हिसाब था। तो बाकी आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, यानी कि वर्क परमिट के लिए आपको काफ़ी लोग कहते हैं कि वर्क परमिट है, लेकिन ये देखें कि अगर आप 10 बंदे भी जा रहे हैं उस ट्रैवल एजेंसी के अंदर, तो हर बंदे से 100 दिनार भी लेते हैं, तो वो अगर 10 बंदे भी जा रहे हैं तो उनको 1000 दिनार तो आ गया। 20 बंदे भी जाते हैं तो 2000 दिनार उनकी जेब में आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। बाकी जो इन्वेस्टर वीज़ा वाले हैं वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे बंदे भी हैं जो सिर्फ 30 दिनार लेते हैं, आपकी फ़ाइल बना देते हैं, इंश्योरेंस के अलहदा से पैसे लेते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो ये है कि अगर आप बहरीन के अंदर है, आपका स्टेटस अच्छा है, तो कम से कम आपको 3-4 साल के बाद अप्लाई करना चाहिए। तो फिर काफ़ी चांस है कि आपका कोई अच्छी कंट्री का वीज़ा आगे लग सकता है। तो अगर आप नए बंदे हैं, 1-2 महीने या 3 महीने या 5-6 महीने हुए हैं, तो फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी फ़ाइल नहीं ख़राब करनी चाहिए। मुझे भी 5 साल हो गए इन्वेस्टर वीज़े पे, तो अगर मैं ख़ुद अप्लाई अभी करता हूँ तो शायद अभी भी चांस नहीं है कि वीज़ा मिल जाए, क्योंकि उससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए 3-4 मुल्क ऐसे हैं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने पड़ते हैं, मतलब वहाँ से ट्रैवल करके दोबारा आना पड़ेगा, फिर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपका वीज़ा लगता है, फिर आप वहाँ पे जाते हैं।
तो उसके लिए भी आपको कंपनी वाले अगर NOC लेटर लेते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं। तो ये है कि ये एक लंबा चौड़ा चक्कर है। तो कोशिश है कि अगर आप नए बंदे हैं तो फ़िलहाल अभी तकरीबन अगर बहरीन के अंदर है तो सिर्फ उससे पहले आप गल्फ़ कंट्री की जितने भी दुबई या ओमान या कतर वगैरह इनकी ट्रैवल कर लें। उसके बाद तुर्की चले जाएं, उसके बाद आप अज़रबैजान चले जाएं। बहरीन के वीज़े पे, वर्क वीज़े पे आपको ये है कि यहाँ से 2-3 कंट्री ऐसी हैं जिनके ऊपर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एक तो यहाँ से अज़रबैजान का वीज़ा मिल जाता है, वो 15 दिनार का मिल जाता है। तो तुर्की का वीज़ा अगर आपके बैंक स्टेटमेंट है, आपका वीज़ा का स्टेटस अच्छा है तो वो भी आपको 1 मंथ का वीज़ा जो वो ना ईज़िली मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप फिर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर एक और कंट्री है जॉर्जिया, वहाँ पे भी तकरीबन अगर आपका वर्क वीज़ा वैलिड है और सब कुछ है तो ऑन अराइवल भी मिल जाता है। वैसे ई वीज़ा भी मिलता है, वो तकरीबन 10 दिनार का मिल जाता है। तो वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं आप। तो उसके बाद अगर आप और किसी कंट्री के ट्रैवल करना चाहते हैं तो यानी कि यहाँ से थाईलैंड का वीज़ा है वो 25 दिनार का, मुख्तलिफ़ तरह के जो विज़िट वीज़े हैं वो करके फिर आप अच्छी कंट्री में ट्रैवल कर लें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जब मैंने वो वर्क वीज़े के बाद फिर मैंने एक और कंट्री का अप्लाई करना था तो उस कंट्री का ये था कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी निकाल ली थी मैंने तकरीबन एक दिन पहले जब मेरी अपॉइंटमेंट थी, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे मेरे साथ। तो मैं अगले दिन गया था मतलब अपनी फ़ाइल जमा कराने के लिए। तो फ़ाइल में ये था कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट सेम डे की लेके आनी है तो फिर आप ये था कि आपकी फ़ाइल जमा होती थी। तो मैं तकरीबन 9 बजे अपॉइंटमेंट थी, तो फिर मैं जब फ़ाइल अपनी लेके गया तो उन्होंने कहा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आज की नहीं है, तो आप ऐसा करें अभी की जो आज की न्यू बैंक स्टेटमेंट है ना, लास्ट डे आज का है, तो वो ले आए। तो उसके बाद आप मतलब अपनी फ़ाइल लॉक करवा दें तो फ़ीस भी फिर मतलब सारा कुछ होगा। तो मैंने जस्ट वहाँ पे एक लड़की थी उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे एक जस्ट गाइड कर दें कि मतलब मेरा वीज़ा का मतलब लग सकता है या नहीं लग सकता। तो उन्होंने बताया कि आपका जो काउंटर पे होती है तो वहाँ काउंटर पे एक लड़की थी तो शायद इंडियन थी। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल अप्लाई ना करें, आपका शायद वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आप दोबारा से अप्लाई करें शायद 1-2 कंट्री का ट्रैवल करके। तो इसकी वजह से मैं मतलब कि मैंने अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं या मुझे जो कमेंट कर रहे थे आप इस वीडियो बनाएं इस बारे में, तो अगर आप तो नए हैं सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, कम से कम 3-4 हज़ार दिनार की बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं। अगर है तो आपका वीज़ा है मैनेजर का या सुपरवाइज़र का, फिर आप ये है कि वहाँ से अपनी कंपनी से एक NOC लेटर ले लें। तो फिर अगर वो कंपनी आपको देती है, अगर नहीं देती है तो फिर एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन्वेस्टर वीज़ा लगवा लें। इन्वेस्टर वीज़ा से क्या होता है कि आपका जो एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है बहरीन के अंदर, तो आपके पास एक मेमोरेंडम होता है, तो कंपनी का पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उस पर यह है कि आपका एक प्लस पॉइंट होता है, वीज़ा लगने का चांस होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।